जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। बड़े बड़े शहर, दूर दूर तक फैला व्यापार, बेहतरीन कारीगरी, और फिर अचानक सब खामोश। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, हमारे सबकॉन्टिनेंट के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक। तो सवाल यही उठता है कि हम उन लोगों की कहानी जाने तो जाने कैसे, जो हमसे बात ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह है, जहां सबसे बड़ा सुराग यानी उनकी लिखावट एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो फिर उनके राज खुलेंगे कैसे? तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले सबूत के साथ। एक छोटी सी चीज पर इतनी जरूरी कि वो इस पूरी सभ्यता के रहस्य का चेहरा बन गई। ये है हड़प्पन सील, यानी मोहर। सीलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनी ये मोहरें समझिए हड़प्पा की पहचान है। इन पर जानवरों की कितनी शानदार नक्काशी है, और साथ में हैं वो रहस्यमयी अक्षर। मतलब ये मोहरें चीख चीख कर कहती हैं कि हम यहाँ थे, पर ये नहीं बताती कि हम कहना क्या चाहते थे। और बस यहीं से हमें दूसरे सुरागों की तरफ मुड़ना पड़ा। और यहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद एक बहुत दिलचस्प तरीका अपनाते हैं। इसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल कल्चर। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। जब एक ही तरह की चीजें, जैसे एक जैसी मोहरें, एक जैसे मनके, एक जैसी ईंटें किसी खास इलाके और खास वक्त में एक साथ मिलती हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। इसका मतलब है कि ये सारे लोग एक ही कल्चर, एक ही सिस्टम का हिस्सा थे। तो चलिए अब सबूतों के पहले बड़े जखीरे की तरफ चलते हैं। ये शहर खुद बोलते हैं अपनी खामोश बनावट से। देखिए, हड़प्पा के शहर जैसे कि मोहनजोदारो साफ तौर पे दो हिस्सों में बटे थे। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और दूसरा बहुत बड़ा नीचे बसा हुआ हिस्सा। ऐसा लगता है कि दुर्ग में खास लोग, शायद राजा या पुजारी रहते थे, और वहीं पर बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थीं, जबकि निचले शहर में आम लोगों के घर थे। ये बंटवारा ये कोई अपने आप नहीं हो गया, ये एक सोची समझी प्लानिंग और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का पक्का सबूत है। और ये प्लानिंग कोई ऐसी वैसी नहीं थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज के चेस बोर्ड की तरह। कमाल की बात तो यह है कि पहले सड़कें और नालियां बनाई गईं, और फिर उनके किनारे घर बने। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात, ईंटें, चाहे वो धूप में सूखी हों या भट्ठी में पकी हों, जम्मू से लेकर गुजरात तक हजारों किलोमीटर के इलाके में हर ईंट का साइज, उसका रेशो बिल्कुल एक जैसा था। यह दिखाता है कि कोई तो था, कोई एक पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी जो ये सब कंट्रोल कर रही थी। शुरू में जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोजा था, उनमें से एक थे अर्नेस्ट मके, और वो तो इनके ड्रेनेज सिस्टम, मतलब नालियों की व्यवस्था देखकर हैरान ही रह गए थे। उन्होंने लिखा था कि ये अब तक खोजी गई सबसे मुकम्मल प्राचीन प्रणाली है। सोचिए, हर घर की नाली सड़क की मेन नाली से जुड़ी थी, और नालियां ढकी हुई थीं ताकि सफाई हो सके। ये इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल था जो शायद हजारों साल बाद आए रोमन से भी बेहतर था। अच्छा, अब बड़े बड़े शहरों की बनावट से जरा अंदर झांकते हैं। उन छोटी छोटी चीजों पर नजर डालते हैं जो हमें उनकी रोज की जिंदगी और इकोनॉमी के बारे में बताती हैं। हड़प्पा के कारीगरों का हुनर तो बस कमाल का था। एक उदाहरण देखते हैं। ये कॉर्नीलियन का मनका कैसे बनता था। एक पीले से कच्चे पत्थर को पहले आग में तपाकर उसे चमकीला लाल रंग दिया जाता, फिर उसे धीरे धीरे तोड़कर शेप दिया जाता, फिर घिसकर चिकना किया जाता, फिर पॉलिश करके चमकाया जाता, और आखिर में उस नन्हे से मनके के आर पार एक बारीक सा छेद किया जाता था। यह सिर्फ कारीगरी नहीं थी, ये सब्र और कमाल की महारत का सबूत था। तो सवाल यह है कि ये सारा कच्चा माल आता कहां से था। यहीं से हमें उनके जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क का पता चलता है। उनका व्यापार सिर्फ आसपास नहीं, बल्कि पूरे सबकॉन्टिनेंट और उससे भी आगे तक फैला था। शंख आता था समुद्री तटों से, कीमती पत्थर लैपिस लजूली आता था दूर अफगानिस्तान से, तांबा आता था राजस्थान और तो और ओमान से भी। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम था। और जानते हैं, इसका सबूत हमें कहीं और से भी मिलता है। मेसोपोटामिया, जो उस वक्त की एक और महान सभ्यता थी, उनके लेखों में मेलुहा नाम की एक जमीन का जिक्र है। वो लिखते हैं कि मेलुहा से उनके पास कार्निलियन, सोना और बढ़िया लकड़ी जैसी चीजें आती थीं। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स आज यही मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हड़प्पा का ही इलाका था। मतलब ये सभ्यता दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी खिलाड़ी थी।
हर कहानी का एक अंत होता है, पर हड़प्पा की कहानी का अंत वो आज भी एक अनसुलझा केस है। लगभग 1800 BCE आते आते ज्यादातर बड़े शहर खाली हो चुके थे, वीरान पड़ गए। लोगों ने वो जगह छोड़ दी थीं। वो खास मोहरें, बाट, मनके सब बनने बंद हो गए। एक महान सभ्यता का सूरज डूब गया। पर सवाल है क्यों? शुरुआती थ्योरीज में से एक बहुत ही नाटकीय थी, जो दी थी आर्कियोलॉजिस्ट R.E.M. व्हीलर ने। उन्होंने ऋग्वेद में आर्यों के युद्ध देवता इंद्र का जिक्र पढ़ा, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। व्हीलर को लगा कि यही वो हमलावर थे जिन्होंने हड़प्पा को खत्म किया, मतलब उन्होंने एक विदेशी आक्रमण की थ्योरी पेश की। लेकिन फिर 1960s में जॉर्ज डेल्स जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस थियरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोहनजोदारो में किसी बड़े कत्लेआम या जंग का कोई पक्का सबूत मिला ही नहीं। ना तो जले हुए शहरों के निशान हैं, न ही हथियारों से लैस सैनिकों के कंकाल। धीरे धीरे आक्रमण वाला ये केस कमजोर पड़ गया। तो आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि वजह शायद पर्यावरण से जुड़ी थी। हो सकता है मौसम बदल गया हो या बहुत ज्यादा बाढ़ आई हो। ये भी हो सकता है कि जिन नदियों के किनारे ये सभ्यता पली बढ़ी वो सूख गईं या अपना रास्ता बदल गईं। शायद ये कोई एक बड़ा हादसा नहीं, बल्कि एक धीमी, लंबी प्रक्रिया थी। इस कहानी में एक आखिरी और बहुत दिलचस्प मोड़ है। ये सभ्यता सिर्फ खत्म ही नहीं हुई, इसे तो पूरी तरह से भुला दिया गया था। तो सवाल ये है कि हमें इसके बारे में दोबारा पता कैसे चला? ये कहानी है इसकी मॉडर्न रीडिस्कवरी की। 1875 में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर तो मिली, पर वो समझ ही नहीं पाए कि वो कितनी पुरानी है। फिर दशकों बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो में खुदाई की और उन्हें भी वैसे ही चीज़ें मिलीं। और आखिरकार 1924 में उस वक्त के ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक नई प्राचीन सभ्यता की खोज का ऐलान कर दिया। मार्शल के उस एक ऐलान ने भारत के इतिहास को एक झटके में 3000 साल और पीछे धकेल दिया। इसने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के बराबर ला खड़ा किया। इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुल गया था जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। और ये जासूसी, ये पड़ताल आज भी चल रही है। अब हमारे पास नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनसे हम उन खामोश खंडरों से और भी राज उगलवा सकते हैं। हर टूटे हुए बर्तन के टुकड़े में, अनाज के हर दाने में एक कहानी छिपी है जिसे बस समझने की कोशिश जारी है। लेकिन जो आखिरी और सबसे बड़ी पहेली है वो आज भी वही है, उनकी लिखावट। जिस दिन हम उसे पढ़ पाए उस दिन ये सभ्यता पहली बार खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाएगी। सोचिए वो कौन से राज हैं जो उन छोटे छोटे निशानों में कैद हैं और बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली कई पीढ़ियों को भी अपनी ओर खींचता रहेगा।